कहानी की शुरुआत जॉनी नाम के एक साधारण मैकेनिक से होती है जो अपनी छोटी सी कार शॉप में दिन भर गाड़ियों के बीच काम करते हुए जिंदगी काट रहा होता है। उसकी दुनिया पहले ही ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जो थोड़ा बहुत सहारा था वो भी उस दिन टूट जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उससे मिलने आती है। बेथ साफ शब्दों में कह देती है कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसे लगने लगा था कि जॉनी हमेशा इसी छोटे से गैरेज में फंसा रहेगा और गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएगा। आखिरकार वो उसे छोड़कर चली जाती है। जॉनी बचपन से अपने पिता के बिना बड़ा हुआ था। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसके पिता ने जानबूझकर उसे और उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसी वजह से उसके मन में ये बात बैठ चुकी थी कि परिवार आखिर में टूट ही जाते हैं। उसी रात वो अपने पुराने बार में पहुंचता है जहां वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताया करता था, लेकिन आज माहौल अलग था। शराब के नशे और टूटे दिल के दर्द में डूबा जॉनी स्टेज पर चढ़ जाता है और जोर जोर से गाना शुरू कर देता है। पूरा बार उसकी हरकत देखकर हंस रहा होता है, लेकिन उसे किसी की परवाह नहीं रहती। तभी बार का माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजा खुलता है और एक रहस्यमयी औरत अंदर आती है। उसकी नजर सीधा जॉनी पर जाकर रुकती है। गाना खत्म होते ही वो रहस्यमयी औरत धीरे से जॉनी के पास आई। उसने अपना नाम प्रूडेंस बताया और बड़ी शांति से कहा कि वो इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ ग्लासविक की सलाहकार है। पहले तो जॉनी को लगा कि शायद कोई मजाक चल रहा है, लेकिन अगले ही पल प्रूडेंस ने उसके हाथ में एक प्लेन टिकट रख दी। इसके साथ उसने एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र निकाला जिस पर लिखी जानकारी देखकर जॉनी की सांसें रुक सी गईं। उस कागज के मुताबिक वो किसी आम आदमी का बेटा नहीं बल्कि ग्लासविक के ड्यूक का असली वारिस था। ये सच सुनकर जॉनी पूरी तरह सन्न रह गया। उसने तुरंत कह दिया कि वो उस इंसान से कभी नहीं मिलना चाहता जिसने 30 साल पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था। बचपन से जिस आदमी को वो बेवफा और खुदगर्ज समझता आया था, अचानक उसी से उसका खून का रिश्ता निकल आया था। उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगे। आखिर अगर उसका पिता इतना बड़ा आदमी था तो उसने कभी उन्हें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? अगली सुबह जॉनी सीधे अपनी माँ डॉटी के पास पहुंचा। इस बार उसके अंदर सालों का दबा हुआ गुस्सा था और वो हर हाल में सच जानना चाहता था। डॉटी ने जब उसके हाथ में वो पुराना बर्थ सर्टिफिकेट देखा तो उसे समझ आ गया कि अब कुछ भी छुपाना नामुमकिन है। काफी देर की खामोशी के बाद उसने आखिरकार अपने अतीत का वो हिस्सा खोलना शुरू किया जिसे वो सालों से दिल में दबाए बैठी थी। उसने बताया कि जब वो जवान थी तभी उसकी मुलाकात विलियम से हुई थी, जो आगे चलकर ग्लासविक का ड्यूक बना। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और साथ जिंदगी बिताना चाहते थे, लेकिन विलियम का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। एक आम लड़की को अपने खानदान की बहू बनाने के लिए वो कभी तैयार नहीं हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों ने साथ भाग जाने तक का फैसला कर लिया था। विलियम ने डॉटी से वादा किया था कि वो हर हाल में उसके साथ रहेगा, मगर अपने ताकतवर परिवार के दबाव के आगे वो आखिरकार कमजोर पड़ गया। धीरे धीरे वो डॉटी से दूर होता चला गया और उनकी शादी टूट गई। उसी दौरान डॉटी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है। उसने कई बार विलियम से संपर्क करने की कोशिश की, उसे ढेर सारी चिट्ठियां भेजी, लेकिन कभी कोई जवाब वापस नहीं आया। सालों तक डॉटी यही समझती रही कि विलियम उन्हें भूल चुका है, इसलिए उसने अकेले ही अपने बेटे को पालने का फैसला किया। अब इतने साल बाद जब सच सामने आ चुका था तो उसने जॉनी से कहा कि उसे इंग्लैंड जाकर अपने पिता से मिलना चाहिए, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन उसे कम से कम उस इंसान को जानने का हक जरूर है जिससे वो पूरी जिंदगी नफरत करता आया था। अपनी माँ की बात मानने के बाद आखिरकार जॉनी इंग्लैंड पहुंच ही जाता है। वहाँ उसके सामने एक विशाल और शानदार महल खड़ा था जिसे ग्लासविक का ड्यूक अपना घर कहता था। इतनी दौलत और रॉयल ठाठ देखकर जॉनी खुद को उस जगह पर बिल्कुल अजनबी महसूस कर रहा था। महल के अंदर कदम रखते ही प्रूडेंस उसका स्वागत करती है और उसे पूरे पैलेस का छोटा सा दौरा करवाने लगती है। हर कमरा किसी म्यूजियम की तरह दिख रहा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, महंगी सजावट और सदियों पुरानी चीजें लगी हुई थीं। जॉनी के लिए ये सब किसी दूसरी दुनिया जैसा था। कुछ देर बाद प्रूडेंस उसे ड्यूक के स्टडी रूम में ले जाती है और कहती है कि वो यहीं इंतजार करे। जाते जाते वो उसे खास तौर पर चेतावनी देती है कि कमरे में रखी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन जॉनी अपनी आदत से मजबूर था। जैसे ही वो अकेला हुआ उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी फेंसिंग तलवार पर पड़ी। वो उसे उठाकर बच्चे की तरह खेलने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और विलियम अंदर आता है। पहली बार बाप और
बेटा आमने सामने खड़े थे। दोनों की शक्ल, बात करने का तरीका और यहाँ तक कि छोटी छोटी आदतें भी एक जैसी लग रही थीं। विलियम के चेहरे पर अपनापन नहीं बल्कि शक दिखाई दे रहा था। उसे लगा कि शायद जॉनी इतने साल बाद सिर्फ पैसे मांगने आया है। दूसरी तरफ जॉनी को ये तक नहीं पता था कि उसे यहाँ बुलाने का फैसला खुद प्रूडेंस का था। जब विलियम ने पैसों वाली बात कही तो जॉनी के दिल को गहरी चोट पहुंची। उसने गुस्से में कहा कि वो यहाँ किसी दौलत के लिए नहीं आया, वो सिर्फ उस आदमी को देखने आया था जो उसकी जिंदगी से बिना कुछ कहे गायब हो गया था। इतने साल बाद पहली मुलाकात में भी अपने पिता के चेहरे पर प्यार की जगह दूरी देखकर जॉनी अंदर से टूटने लगा। जॉनी वहां से निकलने ही वाला था कि तभी विलियम ने अचानक डॉटी के बारे में पूछ लिया। इस सवाल पर जॉनी रुक गया और उसने अपनी माँ की पूरी जिंदगी का दर्द सामने रख दिया। उसने बताया कि उसकी माँ हमेशा सिंगर बनना चाहती थी। उसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसे अपने बच्चे को पालने के लिए छोटे छोटे काम करने पड़े। वो जिंदगी भर इस इंतजार में नहीं बैठ सकती थी कि कब कोई बड़ा मौका मिलेगा। ये सुनकर पहली बार विलियम के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। अब जॉनी का गुस्सा और बढ़ चुका था। वो साफ कह देता है कि वो इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता, लेकिन तभी प्रूडेंस उसे रोकती है। वो उसे समझाने लगती है कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक शाही खानदान का इकलौता वारिस है। भविष्य में उसी को ग्लासविक का अगला ड्यूक बनना है। मगर जॉनी को इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए ये महल, दौलत और शाही नाम सब बेकार थे। तभी प्रूडेंस उससे शांत आवाज में पूछती है, अगर यहाँ नहीं रुकोगे तो जाओगे कहाँ? जॉनी ने गुस्से में जवाब दिया कि अगर महल में नहीं रुका तो किसी होटल में रह लेगा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? वो वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर गैराज में खड़ी एक पुरानी क्लासिक कार पर पड़ी। गाड़ी बेहद खूबसूरत थी, लेकिन महीनों की धूल ने उसे लगभग ढक दिया था। जॉनी खुद एक मैकेनिक था, इसलिए कार देखते ही उसका ध्यान उसी पर अटक गया। जाते जाते उसने उंगली से शीशे पर छोटा सा मैसेज लिख दिया कि इसे साफ कर देना। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी दिलचस्पी दिखाई दी। महल से निकलकर वो पास के एक छोटे बार में पहुंचा। वहाँ का माहौल महल की चमक दमक से बिल्कुल अलग था और शायद इसी वजह से जॉनी खुद को वहाँ ज्यादा सहज महसूस कर रहा था। बार के मालिक का एक पुराना म्यूजिक बॉक्स खराब पड़ा था, जिसे जॉनी ने कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। मशीन दोबारा चलते ही पूरा बार खुश हो गया, लेकिन जॉनी को अकेला रहने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। थोड़ी देर बाद प्रूडेंस उसे ढूंढते हुए वहीं पहुंच गई। उसने बताया कि विलियम चाहता है कि जॉनी कम से कम एक हफ्ता महल में रुके, मगर जॉनी ने तुरंत मना कर दिया। तब प्रूडेंस ने उसके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। उसने कहा कि दोनों डार्ट्स का मैच खेलेंगे। अगर वो जीत गई तो जॉनी को वापस महल चलना होगा, और अगर जॉनी जीत गया तो वो बिना किसी रोक टोक के अमेरिका लौट सकता है। जॉनी को लगा कि ये तो आसान जीत होगी। उसे विश्वास था कि वो प्रूडेंस को आराम से हरा देगा, लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ उसे समझ आ गया कि मामला उल्टा पड़ चुका है। प्रूडेंस का निशाना बेहद सटीक था और उसने बिना ज्यादा मेहनत के मैच जीत लिया। बाद में जॉनी को पता चला कि वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि प्रोफेशनल डार्ट्स प्लेयर रह चुकी है। शर्त हारने के बाद आखिरकार जॉनी को महल लौटना पड़ा। उसे उसका कमरा दिखाया गया और रात धीरे धीरे शांत होने लगी। उसी दौरान प्रूडेंस आराम से बैठकर जॉनी की सोशल मीडिया पोस्ट देखने लगी। तभी महल में काम करने वाली आनी नाम की नौकरानी वहां आ गई। उसने प्रूडेंस को जॉनी और उसकी माँ की तस्वीरें देखते हुए मुस्कुराते पकड़ लिया। आनी ने तुरंत मजाक उड़ाते हुए कहा कि लगता है तुम्हें लड़का पसंद आने लगा है। ये सुनते ही प्रूडेंस थोड़ा घबरा गई और जल्दी से सफाई देने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अगली सुबह जब प्रूडेंस जॉनी के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि जॉनी एक पुराना फोनोग्राफ ठीक कर रहा है जो कई सालों से खराब पड़ा था। उसे देखकर प्रूडेंस को पहली बार एहसास हुआ कि जॉनी सिर्फ गाड़ियों का मैकेनिक नहीं बल्कि चीजों में जान डाल देने वाला इंसान है। इसके बाद वो उसे साइकिल पर पूरे इलाके की सैर कराने ले गई। रास्ते में उसने बताया कि ग्लासविक परिवार के पास लगभग 42,000 एकड़ जमीन है, जिसमें ज्यादातर खेती होती है। वहाँ एक निजी चर्च भी था और शाही परिवार के सदस्यों को दफनाने के लिए अलग जगह बनाई गई थी। सफर के दौरान प्रूडेंस ने यह भी बताया कि विलियम के पिता ने परिवार की लगभग सारी दौलत बर्बाद कर दी थी और पीछे बहुत बड़ा कर्ज छोड़ गए थे। अब इस पूरे खानदान का भविष्य धीरे धीरे विलियम और शायद जॉनी के कंधों पर आ चुका था। इसके बाद प्रूडेंस जॉनी को महल से दूर बने एक बड़े फार्म पर ले गई। वहाँ उनका स्वागत फिंची नाम के बुजुर्ग आदमी ने किया, जो कई सालों से उस जमीन की देखभाल कर रहा था। चारों तरफ खेती फैली हुई थी, लेकिन जॉनी का ध्यान सीधे
सीधे एक कोने में पड़ी टूटी हुई ग्राइंडिंग मशीन पर गया। मशीन पर जंग लग चुकी थी और साफ दिख रहा था कि उसे लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया। जब जॉनी ने पास रखे चुकंदर के बड़े ढेर के बारे में पूछा तो फींची ने उदास आवाज में बताया कि अब चुकंदर की खेती में पहले जैसा फायदा नहीं रहा। मेहनत बहुत लगती है लेकिन कमाई नाम की चीज नहीं बचती। बातों ही बातों में फींची ने विलियम की तारीफ भी की। उसने बताया कि ड्यूक होने के बावजूद विलियम ने कभी उन किसानों से किराया नहीं लिया जो उसकी जमीन पर खेती करते थे। बाकी अमीर लोगों की तरह उसने गरीब किसानों का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ये सुनकर जॉनी थोड़ा चौंक गया क्योंकि अब तक उसके मन में अपने पिता की सिर्फ बुरी तस्वीर बनी हुई थी। उसे पहली बार एहसास होने लगा कि शायद विलियम उतना बेरहम इंसान नहीं था जितना वो हमेशा सोचता आया था। फार्म से लौटते वक्त प्रूडेंस ने जॉनी की मुलाकात उसके कजन एलिस्टर से करवाई। अगर विलियम का कोई बेटा सामने नहीं आता तो आगे चलकर वही ग्लासविक का अगला ड्यूक बनने वाला था। एलिस्टर के चेहरे पर मुस्कान जरूर थी लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। खेतों के बीच चलते हुए प्रूडेंस ने धीरे से जॉनी से कहा कि उसे कम से कम एक बार ड्यूक बनने के बारे में सोचना चाहिए। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि एलिस्टर उस गद्दी पर बैठे। इसके बाद पहली बार प्रूडेंस ने अपने दिल की पूरी बात जॉनी को बताई। उसने बताया कि उसके माता पिता कई सालों तक इसी शाही परिवार के लिए काम करते रहे थे और वो खुद भी महल में ही बड़ी हुई थी। लेकिन जब वो सिर्फ 8 साल की थी तब एक हादसे में उसके माँ बाप की मौत हो गई। उस मुश्किल समय में विलियम ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। उसने प्रूडेंस को अपने पास रखा, उसकी परवरिश की और बिल्कुल अपनी बेटी की तरह उसे बड़ा किया। उसने उसे अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और जिंदगी में जो करना चाहा उसमें हमेशा साथ दिया। यही वजह थी कि प्रूडेंस दिल से विलियम की इज्जत करती थी और चाहती थी कि अगला ड्यूक कोई ऐसा इंसान बने जो सच में इस जिम्मेदारी के लायक हो और उसकी नजर में वो इंसान जॉनी था। उधर महल में धीरे धीरे बाकी रिश्तेदार भी इकट्ठा होने लगे जिनमें एलिस्टर और उसकी माँ सबसे आगे थे। दोनों को हर मौके पर जॉनी को नीचा दिखाने में मजा आता था। उन्हें लगता था कि अमेरिका में एक आम जिंदगी जीने वाला लड़का शाही तौर तरीके क्या समझेगा। डिनर से लेकर बातचीत तक हर जगह वो उसे असहज महसूस कराने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि घुड़सवारी के दौरान भी एलिस्टर ने जानबूझकर उसे चुनौती दी। उसे पूरा यकीन था कि जॉनी को घोड़ा चलाना आता ही नहीं होगा, लेकिन एलिस्टर की उम्मीदों के उलट जॉनी ने घोड़े को बेहद आसानी से संभाल लिया। वो इतने आत्मविश्वास से सवारी कर रहा था कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। कुछ देर बाद जॉनी महल के किचन में दिखाई देता है जहाँ वो चुकंदर से जूस बना रहा होता है। उसने स्टाफ के कुछ लोगों को भी उसे चखने के लिए दिया। शुरुआत में सब थोड़ा झिझक रहे थे क्योंकि चुकंदर का स्वाद उन्हें खास पसंद नहीं था। तभी एनी ने हंसते हुए कहा कि उसे हमेशा से ये चीज कड़वी लगती थी, लेकिन जैसे ही उसने जॉनी के हाथ का बना जूस पिया उसके चेहरे के भाव बदल गए। वो खुद हैरान थी कि वही चुकंदर इतना स्वादिष्ट कैसे लग सकता है। जॉनी ने मुस्कुराते हुए बताया कि अगर सही तरीके से बनाया जाए तो इसका स्वाद भी अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तभी प्रूडेंस वहाँ पहुँचती है और सबको वापस काम पर लगने के लिए कहती है, लेकिन जिज्ञासा में वो खुद भी जूस का गिलास उठा लेती है। एक घूंट पीते ही वो भी चौंक जाती है। धीरे धीरे महल के लोग उसकी मौजूदगी के आदी होने लगे थे। जहाँ शुरुआत में सब उसे सिर्फ एक बाहरी इंसान समझ रहे थे, वहीं अब उसकी छोटी छोटी बातें लोगों का ध्यान खींचने लगी थी। शाम होते ही महल में एक खास डिनर की तैयारी शुरू हो गई। जॉनी भी पहली बार इतने बड़े शाही माहौल का हिस्सा बनने जा रहा था। जब वो तैयार होकर नीचे आया तभी उसकी नजर प्रूडेंस पर पड़ी। उसने बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और उसे देखकर कुछ पल के लिए जॉनी खुद खो सा गया। दोनों के बीच बिना कुछ कहे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल डिनर शुरू हो गया। डिनर के पहले कोर्स में ही जॉनी थोड़ी परेशानी में फंस गया। उसकी प्लेट में ऐसी मछली परोसी गई थी जिसे देखकर उसका मन ही खराब हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे खाया जाए। एलिस्टर को जैसे इसी मौके का इंतजार था। उसने तुरंत सबके सामने ताना मारना शुरू कर दिया कि जॉनी को शाही टेबल मैनर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो नकली मुस्कान के साथ कहने लगा कि अगर चाहो तो बाद में मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन जॉनी ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत एक मजेदार चुटकुला सुना दिया जिसे सुनकर टेबल पर बैठे ज्यादातर मेहमान हंस पड़े और पहली बार एलिस्टर का मजाक उसी पर भारी पड़ गया। अब सबको समझ आने लगा था कि जॉनी डरकर चुप रहने वालों में से नहीं है। एलिस्टर और उसकी माँ जितनी कोशिश उसे नीचा दिखाने की करते, जॉनी उतनी ही आसानी से उनकी बातों का जवाब दे देता था। डिनर अपने आखिर की तरफ बढ़ रहा था
कि तभी एलिस्टर अचानक खड़ा हुआ और बड़े घमंड से खुद को ग्लासविक का अगला ड्यूक बताने लगा। लेकिन उसके बैठने से पहले ही जॉनी भी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। पूरे हॉल की नजरें उसी पर टिक गईं। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने साफ आवाज में कहा कि अगला ड्यूक एलिस्टर नहीं बल्कि वो खुद बनेगा। उसने कहा कि अब वो अपने पिता की गद्दी संभालने के लिए तैयार है। प्रूडेंस के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी, जबकि विलियम की आंखों में पहली बार गर्व नजर आया। लंबे समय बाद जॉनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी किसी नई दिशा में बढ़ रही है। लेकिन उस रात उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। देर रात तक उसे नींद नहीं आई, इसलिए वो चुपचाप गैराज में पहुंच गया और उसी पुरानी कार पर काम करने लगा जिसे उसने पहले दिन देखा था। थोड़ी देर बाद विलियम भी वहां आ गया। कुछ पल दोनों बिना बोले काम करते रहे। फिर विलियम ने धीरे से पूछा कि आखिर जॉनी ड्यूक क्यों बनना चाहता है। बातचीत के दौरान पहली बार विलियम ने अपने दिल की बात कही। उसने माना कि जब वो खुद पहली बार ड्यूक बना था तब उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। जिम्मेदारियों और डर ने उसे हमेशा परेशान किया था। धीरे धीरे दोनों गाड़ी ठीक करते हुए एक दूसरे को समझने लगे। उनके बीच सालों की दूरी थी, लेकिन उस रात पहली बार वो सिर्फ ड्यूक और वारिस नहीं बल्कि पिता और बेटे की तरह बात कर रहे थे। अगले दिन माहौल पहले से काफी अलग था। प्रूडेंस ने जॉनी को शाही डांस सिखाना शुरू किया, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे उस दुनिया का हिस्सा बनना था जिससे वो हमेशा दूर रहा था। शुरुआत में जॉनी इन सब चीजों से परेशान हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। वो हर दिन पहले से ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। प्रैक्टिस के दौरान अचानक आनी वहां पहुंच गई। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जॉनी और प्रूडेंस दोनों का धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड को भी फंक्शन में आने का निमंत्रण दिया था। थोड़ी देर बाद प्रूडेंस को पता चला कि सिर्फ आनी ही नहीं बल्कि जॉनी ने फींची और उन किसानों को भी बुलाया है जो सालों से इस जमीन पर मेहनत करते आ रहे थे। ये सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। जॉनी को यहाँ आए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी वो महल में काम करने वाले लोगों को सिर्फ नौकर नहीं बल्कि इंसान की तरह देख रहा था। यही बात प्रूडेंस को उसके और करीब ला रही थी। धीरे धीरे डांस की प्रैक्टिस का माहौल बदलने लगा। दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन तभी अचानक आनी और बाकी स्टाफ वहाँ आ पहुँचे। दोनों तुरंत अलग हो गए। प्रूडेंस हल्का सा मुस्कुराई, जबकि जॉनी शर्माते हुए वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद जॉनी फिर से गैराज में पहुंचा और पुरानी कार पर काम करने लगा। इस बार विलियम भी उसके साथ आ गया। इंजन ठीक करते करते दोनों के बीच फिर बातचीत शुरू हुई। पहली बार विलियम ने पूरी ईमानदारी से अपने अतीत के बारे में बात की। उसने बताया कि उसे डॉटी के कभी कोई खत मिले ही नहीं थे और उसे ये तक पता नहीं था कि उसका कोई बेटा भी है। उसने कहा कि उसने खुद भी डॉटी को कई चिट्ठियां भेजी थी, लेकिन जब कभी जवाब नहीं आया तो उसने मान लिया कि शायद डॉटी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। ये सुनकर जॉनी चुप हो गया, क्योंकि उसकी माँ ने भी हमेशा यही कहा था कि विलियम की तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया। उसी पल दोनों को समझ में आया कि किसी ने जानबूझकर उनके बीच की सारी चिट्ठियां गायब की थीं, ताकि वो कभी दोबारा एक दूसरे तक पहुंच ही न सके। लेकिन माहौल तब बदल गया जब जॉनी ने विलियम से इंजन स्टार्ट करने को कहा। जैसे ही विलियम ने चाबी घुमाई, वो पुरानी कार जोरदार आवाज के साथ जिंदा हो उठी। दोनों की आंखों में चमक आ गई और वो छोटे बच्चों की तरह खुशी से हंसने लगे। दूसरी तरफ उसी समय एलिस्टर चुपके से विलियम के स्टडी रूम में घुस चुका था। वहाँ उसे जॉनी का जन्म प्रमाण पत्र मिल गया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। अगले दिन जॉनी ने विलियम को उसी पुरानी क्लासिक कार में ड्राइव पर ले जाने का फैसला किया। अब वो गाड़ी पूरी तरह बदल चुकी थी। धूल और जंग से भरी रहने वाली वही कार अब चमक रही थी, जैसे अभी अभी फैक्ट्री से निकली हो। दूर खड़ी प्रूडेंस और महल का बटलर दोनों ये नजारा मुस्कुराते हुए देख रहे थे। इतने सालों की दूरी के बाद बाप और बेटे को धीरे धीरे करीब आते देखना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। पहली बार विलियम सच में खुश दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो लोग फार्म की तरफ गए, जहां जॉनी ने पुरानी ग्राइंडिंग मशीन भी ठीक कर दी थी। जो मशीन लगभग 10 सालों से बेकार पड़ी थी, अब फिर से काम करने लगी थी। फिंची और बाकी किसान उसी से ताजा चुकंदर का जूस तैयार कर रहे थे। जूस की बिक्री इतनी अच्छी होने लगी कि किसानों की कमाई भी बढ़ने लगी। विलियम ये सब देखकर बेहद खुश हुआ। उसे एहसास हुआ कि जॉनी सिर्फ नाम का वारिस नहीं बल्कि सच में लोगों की जिंदगी बेहतर
बेहतर बनाने वाला इंसान है। खुशी में उसने वहीं सबको आने वाले जश्न में शामिल होने का न्योता दे दिया। लेकिन महल लौटते ही माहौल अचानक बदल गया। एलिस्टर और उसकी माँ पहले से वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सबके सामने खुलासा किया कि जॉनी का जन्म उस समय हुआ था जब विलियम और डॉटी की शादी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी। कानून के हिसाब से इसका मतलब था कि जॉनी को नाजायज औलाद माना जाएगा और इसलिए वो कानूनी रूप से ड्यूक की गद्दी का हकदार नहीं बन सकता। ये सुनते ही जैसे कमरे की हवा रुक गई। विलियम और जॉनी दोनों के चेहरे उतर गए। इतने दिनों से जो उम्मीद बनी थी वो एक पल में टूटती हुई महसूस हुई। अब उसे लगने लगा कि वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बचा। प्रूडेंस बार बार उसे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन जॉनी ने उदास मुस्कान के साथ कहा कि वो कभी उस दुनिया का हिस्सा था ही नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। जॉनी सीधे उसी बार में पहुंचा जहाँ वो पहले जाया करता था। वहाँ मौजूद सभी लोग पहले ही पूरी खबर सुन चुके थे। हर कोई उदास था क्योंकि अब तक वो जॉनी को अपना ही मानने लगे थे। सबने मिलकर फैसला किया कि अगर जॉनी उस शाही जश्न में नहीं जाएगा तो वो भी वहाँ नहीं जाएंगे। उधर महल में आनी और बाकी स्टाफ का भी यही हाल था। उन्होंने भी जॉनी के समर्थन में फंक्शन में शामिल होने से मना कर दिया। इस बीच प्रूडेंस अपने ऑफिस में बैठी दोबारा जॉनी का बर्थ सर्टिफिकेट ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक ऐसी डिटेल पर पड़ी जिसे पहले किसी ने नोटिस नहीं किया था। जैसे ही उसे पूरी बात समझ आई वो तुरंत वहाँ से भागी और जॉनी को ढूंढकर उसे रोक लिया। सांसें संभालते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, डांस में जरूर आना। फंक्शन शुरू होने से पहले पूरा महल रोशनी और मेहमानों से भर चुका था। विलियम खुद सबका स्वागत कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक दरवाजे पर पड़ी और वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। सामने डॉटी खड़ी थी। इतने सालों बाद उसे देखकर विलियम के चेहरे पर ऐसी खुशी आई जिसे वो छुपा ही नहीं पाया। वो तुरंत उसके पास गया और उसे बड़े सम्मान के साथ अंदर लेकर आया। उस पल को देखकर साफ लग रहा था कि उनके बीच की अधूरी कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। थोड़ी देर बाद जॉनी भी वहाँ पहुंचा। उसके साथ प्रूडेंस और उसके दोस्त थे। दूसरी तरफ एलिस्टर और उसकी माँ ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि आम लोग शाही जश्न का हिस्सा बने। उनके लिए ये पार्टी सिर्फ बड़े खानदानों के लिए थी। इसी भीड़ के बीच अचानक जॉनी की नजर अपनी माँ पर पड़ी। वो पूरी तरह चौंक गया क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डॉटी यहाँ आने वाली है। डॉटी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगाया और बताया कि विलियम ने पहले ही उसे प्लेन टिकट भेजकर इस खास मौके पर बुला लिया था। कुछ देर बाद विलियम सभी मेहमानों के सामने आगे बढ़ा और पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि सिर्फ एक हफ्ते में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई है। अपने बेटे से मिलने के बाद उसे वो सब याद आने लगा जिसे वो सालों पहले खो चुका था। फिर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि जॉनी ही उसका असली वारिस होगा और आगे चलकर वही ग्लासविक का अगला ड्यूक बनेगा। ये सुनते ही एलिस्टर खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत विरोध करने लगा। उसने जोर देकर कहा कि जॉनी नाजायज औलाद है और उसे ये हक कभी नहीं मिल सकता। लेकिन तभी प्रूडेंस आगे आई और उसने पूरी सच्चाई सामने रख दी। उसने बताया कि शादी रद्द करने वाले दस्तावेजों पर विलियम के जो सिग्नेचर हैं वो असली नहीं बल्कि नकली हैं। उसने समझाया कि विलियम हमेशा अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसके साइन करने का तरीका इतना अलग है कि उसकी कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। जब ये बात सबके सामने आई तो एलिस्टर बुरी तरह घबरा गया। वो हड़बड़ाहट में बहाने बनाने लगा कि साइन तो मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी चाल पूरी तरह पकड़ में आ चुकी थी। तभी विलियम ने गुस्से भरी आवाज में उसे और उसकी माँ को वहाँ से चले जाने का आदेश दे दिया। कुछ पल बाद जॉनी आगे बढ़ा और अपने पिता को जोर से गले लगा लिया। इतने सालों की दूरी आखिरकार खत्म हो चुकी थी। इसके बाद उसने अपने भविष्य की योजना भी सबको बताई। उसने कहा कि वो यहाँ की कई पीढ़ियों से काम कर रहे किसानों के साथ मिलकर एक जूस कंपनी शुरू करना चाहता है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। आखिर में जॉनी ने प्रूडेंस की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे डांस के लिए बुलाया। धीरे धीरे बाकी मेहमान भी उनके साथ शामिल हो गए और पूरा हॉल खुशी से भर गया। डांस खत्म होने के बाद जॉनी उसे महल के गार्डन में ले गया जहाँ उसने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। प्रूडेंस ने मुस्कुराते हुए उसका प्यार स्वीकार किया और उसे चूम लिया। इस तरह जॉनी को सिर्फ अपने पिता और अपनी पहचान ही नहीं मिली बल्कि वो इंसान भी मिल गया जिसके साथ वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था।